हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 अगस्त के करंट अफेयर्स। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एक्चुअली कल डार्क बैकग्राउंड में पीपीटी जो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे मैंने देखा, तो डार्क बैकग्राउंड में जो पीपीटी बनाई गई थी वो बोर्ड के हिसाब से बनाई गई थी, लेकिन कुछ लाइटिंग इश्यूज़ के कारण फिर मैंने OBS पे ही मतलब यहाँ पर ही क्लास को कंडक्ट कर लिया। ओके सो आज हम बात करने वाले हैं 17 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। इसके अलावा अगर आज की क्लास के करंट अफेयर्स की PDF आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी, ठीक है। एंड perchamclasses.in पे अगर अभी तक आप लोगों ने विजिट नहीं किया है तो आप perchamclasses.in जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर हमने रिसेंटली एक मैगजीन लॉन्च की है जिसमें SSC के डिफरेंट एग्ज़ाम्स के पिछले 5 साल के MCQ को टॉपिक वाइज और ईयर वाइज कवर किया है, तो आप उसे भी वहाँ से देख सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे आज का CA इम्पॉर्टेंट पर्सन के साथ। फर्स्ट नंबर पे हम बात करने वाले हैं। आप लोग ने देखा होगा हमारी कंट्री में हम स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट करते हैं। आपको जगह जगह पे हर एक सोसाइटी में, कॉलोनी में जो है वो सुलभ शौचालय देखने को मिलते हैं। तो वो जो सुलभ कॉन्सेप्ट है वो लेकर कौन आए थे? विंदेश्वर पाठक। इन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ही पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू द कार्डिक अरेस्ट एट द एज ऑफ 80। ओके, तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सुलभ फाउंडर विंदेश्वर पाठक पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80 ड्यू टू द कार्डिक अरेस्ट। इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल का स्थापना किया था जो कि एक पब्लिक टॉयलेट बिल्डिंग है। इन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1.3 मिलियन से ज़्यादा इंडियन होम्स में टॉयलेट बनवाने का काम किया है, कंस्ट्रक्शन कराने का काम किया, और 54 मिलियन पब्लिक टॉयलेट्स के लिए भी इन्होंने काम किया है। ये भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्वच्छ भारत अभियान से भी एसोसिएटेड थे। इसके अलावा इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ह्यूमन राइट के लिए, सैनिटेशन एनवायरनमेंट के लिए कई सारे काम किए हैं। इसलिए 1991 में 1991 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। तो पद्म भूषण अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत इनिशिएटिव में कंट्रीब्यूट करने के कारण इन्हें गांधी पीस प्राइज भी दिया है 2016 में। इसके अलावा इन्हें लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक्स एंड मैनेजमेंट 2017 अवार्ड भी दिया गया है। तो आपको विंदेश्वर पाठक का नाम याद रखना है। इसके अलावा अगर CA पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया था हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज़ में कैबिनेट मिशन पर, जिसमें 5 साल के MCQ को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट वो पूरा टॉपिक हमने कवर किया है। तो आप कैबिनेट मिशन का वीडियो हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लगभग 3-4 टॉपिक और हम करेंगे, उसके बाद हम मीडिवल हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले पर्सन न्यूज़ में है R दोराईस्वामी। इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ MD ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किया है R दोराईस्वामी। बेसिकली जो LIC है ना, तो LIC में एक तो चेयरमैन होते हैं और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। कितने MD होते हैं? 4 MD होते हैं, ठीक है। अभी जो 4 MD हैं वो कौन कौन है? मिनी इपे, M जगन्नाथ, तवलेश पांडे और सतपाल भानु। सतपाल भानु को लास्ट मंथ ही अपॉइंट किया गया है। तो ये जो मिनी इम्पे हैं इनका टेन्योर खत्म हो रहा है, इसलिए 1 सितंबर से R दोराईस्वामी MD होंगे LIC के। इनका जो टेन्योर है वो 2026 तक रहने वाला है, या इनकी रिटायरमेंट की एज तक रहने वाला है, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। अब देखिए, इंडिपेंडेंस डे में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के अलावा कई सारे इवेंट्स होते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के प्रोमाइसेस में सेलिब्रेशन करना, फिर प्रेसिडेंट की स्पीच भी होती है। ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। भारत में ही नहीं, अगर हमारी कंट्री की नेवल शिप वगैरह कहीं हैं तो वहाँ पर भी सेलिब्रेशन किया जाता है। तो आज हम इन्हीं सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि 15 अगस्त को बेसिकली हुआ क्या क्या है, किसने अपनी स्पीच में कौन सी चीज़ें कही हैं।
ठीक है, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे CJI से, सुप्रीम कोर्ट से। तो CJI अभी कौन है हमारे, DY चंद्रचूड़ हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी एपेक्स बॉडी है जुडिशरी के लिए, हम उसका एक्सपांशन करना चाहते हैं। एक्सपांशन करने से ये मतलब बिल्कुल नहीं जैसे कि हाई कोर्ट की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, हर एक जैसे कि बात करें हम मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है, लेकिन उसकी खंडपीठ मतलब छोटी ब्रांचेस होती हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर एक्सपांशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसमें कंस्ट्रक्शन को और बढ़ाया जाएगा, और कोर्ट रूम जो है वो नए कोर्ट रूम्स को भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो CJI DY चंद्रचूड़ ने अनाउंस किया है कि एक्सपांशन किया जाएगा, एक्सपांशन प्लान अनाउंस किया है फॉर द सुप्रीम कोर्ट, और 27 न्यू कोर्ट रूम्स को तैयार किया जाएगा, और एडिशनल फैसिलिटीज़ भी लॉयर्स को प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा जो भी वर्डिक्ट आते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के अभी तक वर्डिक्ट रहे, उन सब वर्डिक्ट को, उन सब डिसीजंस को डिजिटाइजेशन किया जाएगा और उनको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया जाएगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हैं उनको कहीं भी कोई भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उन वर्डिक्ट को देख सकता है और एक्सेस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक रेफरेंस की तरह काम करते हैं कि अगर आपके कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो आप उसके लिए सज़ा के क्या प्रोविज़न है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के इन वर्डिक्ट्स को रेफरेंस मान के अपने वर्डिक्ट को दे सकते हैं। तो यहाँ पर 27 न्यू कोर्ट रूम्स बनाने की बात की। अगर हम एग्जिस्टिंग देखें तो अभी 17 कोर्ट रूम काम करते हैं, मतलब जहाँ पे सुनवाई होती है, जहाँ पे जज बैठते हैं, लोग आते हैं, अपील करते हैं, सुनवाई होती है, तो ऐसे 17 कोर्ट रूम है। अब इसमें 27 नए कोर्ट रूम्स बनाया जाएगा। मतलब आने वाले समय में हो सकता है कि अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 34 की है। 34 की मतलब 1 + 33, एक CJI हो गया और 33 सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। हो सकता है आने वाले समय में इस स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज किया जाए, क्योंकि अगर कोर्ट रूम ज़्यादा होंगे तो इनमें जज की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी, तो हो सकता है आने वाले समय में ये भी इंक्रीज किया जाए। पर फिलहाल 34 हमारे कंट्री के सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ अभी काम कर रही है, क्योंकि समय समय पर एक्सटेंशन हुआ है। क्लियर? क्योंकि स्टार्टिंग में जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो 1 + 7 के कॉन्सेप्ट पे ये काम करता था, आज ये 1 + 33 के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। सो न्यूज़ क्या है हमारे पास, 27 न्यू कोर्ट रूम्स एंड एमिनिटीज़ फॉर लॉयर। तो यहाँ पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यहाँ पर 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, ऑर्गेनाइज किया इस इवेंट को, जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अनाउंसमेंट किया और प्लानिंग की बात की है कि हम सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसको एक्सपांड करेंगे। 27 एडिशनल कोर्ट रूम्स को तैयार किया जाएगा बिल्डिंग में, 4 रजिस्ट्रार कोर्ट रूम्स होंगे, और एडिशनल और एडिकेट फैसिलिटी जो है वो लॉयर्स को दी जाएगी। ऐसा CJI चंद्रचूड़ के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा इन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि अभी तक हमने 9000, यहाँ पर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट हैज सो फार ट्रांसलेट 9423 वर्डिक्ट इन रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडिंग 8977 इन हिंदी। तो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली 35,000 से ज़्यादा वर्डिक्ट आ चुके हैं, डिसीजन इन्होंने लिए हैं अलग अलग केसेस में, जब से सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है तब से अभी तक की अगर कहानी देखें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का टारगेट यही है कि जितने भी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के आए हैं उन सबको पीपल्स की जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं उनमें ट्रांसलेट करना। तो इन्होंने बताया है कि 9423 जो वर्डिक्ट्स हैं उनको हमने अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, जिनमें से 8977 ऐसे केसेस हैं, ऐसे केसेस के वर्डिक्ट हैं जिनको हमने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है। हिंदी के अलावा ये जो वर्डिक्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के वो बंगाली, गारो, आसमी, गुजराती, उड़िया, तमिल, खासी, पंजाबी और नेपाली भाषाओं में भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो बार काउंसिल होती है, बार एसोसिएशन होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? अधीश C अग्रवाल। इन्होंने भी स्पीच दी और एड्रेस करते हुए बोला कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज 65 है, इसको इंक्रीज कर देना चाहिए 68, ऐसा इन्होंने अपनी स्पीच में कहा है। अभी एक्सटेंशन हुआ नहीं, एक्सटेंशन करने की बहुत लंबी प्रोसीजर होती है, सिर्फ इन्होंने अपने भाषण में कहा है कि ऐसी होनी चाहिए, 65 की जगह 68 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगेन हम इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पे ही डिस्कशन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हम बहुत जल्दी विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च करने वाले हैं, और ये अनाउंसमेंट इन्होंने कहा है विश्वकर्मा जयंती के दिन हम विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च करेंगे। इसके लिए 13,000 से 15,000 करोड़ रुपीस का बजट भी रखा गया है।
ठीक है। द गवर्नमेंट विल लॉन्च द विश्वकर्मा स्कीम with allocation of 13,000 crore rupees to the 15,000 crore for skilled worker like barber, goldsmith, washerman, etc. बेसिकली अभी सितंबर में विश्वकर्मा जयंती आने वाली है 17 सितंबर को। उस दिन विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। अनाउंसमेंट ऐसा रेड फोर्ट से किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्या है ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम? इसका मकसद है जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो आपके क्राफ्ट पीपल है, जो अलग अलग आर्ट वर्क करते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी को इन्हांस करना, इम्प्रूव करना और उनके प्रोडक्ट को स्केल अप करना, जिससे डोमेस्टिक लेवल के अलावा इंटरनेशनल लेवल्स पे भी इनके प्रोडक्ट को पहचान मिल सके। इसके अलावा गवर्नमेंट इनको और भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। एक होलिस्टिक इंस्टीट्यूट सपोर्ट भी इन आर्टिस्ट को प्रोवाइड किया जाएगा इनकी स्किल अप करने के लिए। कोई प्रोडक्ट बनाता है तो लोन की या पैसों की ज़रूरत होती है तो लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ब्रांड का प्रमोशन करेगी, रॉ मटेरियल के लिए मदद करेगी। तो ऐसा कई सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। बेसिकली हमारे जो क्राफ्टमैन हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, उनकी स्किल को और इन्हांस करने के लिए और उनके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने के लिए विश्वकर्मा स्कीम इनको सपोर्ट करने वाली है। बेसिकली इसका मकसद यही होगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वर्कर्स, स्पेशली जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, वीमेन, ट्रांसजेंडर और अदर वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 17 सितंबर याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए विश्वकर्मा स्कीम को कब लॉन्च किया गया या कब किया जाएगा, तो 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। वीरता पुरस्कार इन्हें कहा जाता है। दो प्रकार से होते हैं, एक वॉर टाइम में दिए जाते हैं और दूसरे होते हैं पीस टाइम में। वॉर टाइम में जब हम बात करते हैं तो आप लोगों ने परमवीर चक्र, महावीर चक्र के बारे में सुना होगा। वो सब आपके वॉर टाइम में दिए जाने वाले गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पीस टाइम में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार, मतलब गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में, जिसमें आपको अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र मिलता है। सबसे बड़ा होता है अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र एंड देन शौर्य चक्र। यहाँ पर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 76 गैलेंट्री अवार्ड सैंक्शन किए हैं इंडिपेंडेंस डे की ईव पर। तो जो हमारे आर्म फोर्स हैं, इसके अलावा CAPF वगैरह हैं, उनको 76 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाएंगे। ये अनाउंसमेंट किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जिसमें से कीर्ति चक्र, जो कि सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, इसके लिए 4 व्यक्तियों को चुना गया है। 4 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मतलब CRPF के 4 लोगों को कीर्ति चक्र दिया जाएगा, जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी है। कब? एंटी नक्सल ऑपरेशन इन द छत्तीसगढ़ इन 2021। 2021 में जो नक्सल ऑपरेशन हो रहा था छत्तीसगढ़ में, उस दौरान 4 CRPF के जवान थे, वो शहीद हो गए और उन चारों लोगों को कीर्ति चक्र दिया जाएगा, जो कि सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। 11 पर्सन्स को शौर्य चक्र दिया जाएगा, जो कि थर्ड लार्जेस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, जिसमें आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस और CRPF के जवान शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा 54 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल गैलेंट्री और 4 वायु सेना मेडल्स भी यहाँ पर दिए जाएंगे। तो आपको बस इतना याद रखना कि कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कितने लोगों को दिया जा रहा है, इसके अलावा कितने अवार्ड्स की अनाउंसमेंट की गई है या सैंक्शन किया गया है बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। डन। अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी 15 अगस्त को हमारे इंडिपेंडेंस डे पे अपनी स्पीच दी और स्पीच में उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर की चर्चा की है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि वो 2 इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर कौन हैं जिनके बारे में चर्चा की गई, या इनका एसोसिएशन किस मूवमेंट से रहा था, ये या फिर कहाँ से ये लोग बिलोंग करती थी। तो हम वो दोनों फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहली है मंतगिनी हजारा। ये है मंतगिनी हजारा और कनकलता बारुआ। ये दोनों फ्रीडम फाइटर है। इन दोनों का एसोसिएशन क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से रहा है और दोनों हमारी जो देश की महिलाएं हैं जो शहीद हो गई हैं, दोनों पुलिस की गोलियां लगने के कारण शहीद हुई हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इंडिपेंडेंस डे की ईव पर एड्रेस करते हुए यहाँ पर हमारी वीमेन फ्रीडम फाइटर को ट्रिब्यूट दिया, इनको सम्मान दिया और 2 नोटेबल फिगर्स के बारे में भी मेंशन किया। पहला कौन है? मंतगिनी हजारा और कनकलता बारुआ। और इन्होंने बताया किस तरीके से देश की आज़ादी के लिए इनमें स्पिरिट थी, जुनून था। सबसे पहले हम बात करेंगे मंतगिनी हजारा के बारे में।
बेसिकली 1869 में वेस्ट बंगाल में इनका जन्म होता है, लेकिन बहुत ही कम एज में ये विडो हो जाती है, मतलब इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। जब इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसके बाद ये पूरी तरीके से सोशल वर्क में लग जाती है और महात्मा गांधी जी के जो आंदोलन होते हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन है, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट है, तो उन सभी में गांधी जी की सारी एक्टिविटीज़ के साथ ये पार्टिसिपेट करती है। इन्होंने सॉल्ट मार्च में भी पार्टिसिपेट किया है। फिर इसके अलावा जब क्विट इंडिया मूवमेंट का समय आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तब भी ये प्रोटेस्ट करती हैं और महात्मा गांधी जी के साथ रहती हैं, लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटी जो है इस पूरे क्लैश में इनको गोली मार देती है, जिसके कारण ये शहीद हो जाती है। दूसरी पर्सनालिटी जिनके बारे में द्रौपदी मुर्मू ने हमें बताया वो है कनकलता बारुआ। कनकलता बारुआ का एसोसिएशन भी क्विट इंडिया मूवमेंट से रहा है। ये एक सिंबल है करेज एंड डिटर्मिनेशन की। इन्होंने 17 ईयर्स की एज में, केवल जब ये 17 साल की थी तब से हमारे देश की आज़ादी के जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तब से उन्होंने कंट्रीब्यूट शुरू करा है। इन्होंने मृत्यु वाहिनी जो कि एक फ्रीडम फाइटर ग्रुप था उसको लीड करने का काम भी किया है। इन्होंने गोहपुर पुलिस स्टेशन असम में तिरंगे को फहराने का काम भी किया था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। और जब तिरंगे को फहराने का काम कर रही थी तब पुलिस ने इन्हें गोली मार दी, जिसके कारण फ्लैग हाथ में लिए हुए इनकी डेथ हो जाती है और ये शहीद हो जाती है। 2020 में एक कोस्टल गार्ड वेसल था जिसका नाम भी इनके नाम पे रखा था, इनकी ब्रेवरी को सम्मान करने के लिए, आदर करने के लिए। क्लियर है। अब इंडिपेंडेंस डे पे क्या हुआ, रेड फोर्ट पे अभी हमेशा से हम ब्रिटिशर्स की जो 25 पाउंडर गन हैं उनका यूज़ करते थे सल्यूट करने के लिए। वो होता ना, बंदूकों की सलामी दी जाती है, सल्यूट किया जाता है, गन सल्यूट। लेकिन इस बार पहली बार यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे पर इंडिजीनियस 105 लाइट फील्ड गन का यूज़ किया गया है गन सल्यूट करने के लिए। 105 लाइट फील्ड गन, इनका डेब्यू यहाँ पे किया गया और इनका ही यूज़ यहाँ पर गन सैल्यूट में किया गया है। अब बात करते हैं सिंगापुर से। तो यहाँ पर देखिएगा INS कुलिश, इसने पार्टिसिपेट किया था 77 इंडिपेंडेंस डे में जो सेलिब्रेशन हो रहा था सिंगापुर में। तो सिंगापुर का इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में INS कुलिश ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार कमांड के जो हमारे कॉर्बेट हैं वो पोर्ट ब्लेयर से कहाँ पर गए थे, सिंगापुर में गए थे 14 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में। और यहाँ पर हार्बर फेस में एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो रही है CCAT 2023, इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो याद रखेंगे अंडमान एंड निकोबार कॉर्बेट ने सिंगापुर जाके पार्टिसिपेट कर रहा है CCAT 2023 एक्सरसाइज में, जिसको होस्ट कर रहा है सिंगापुर। डन। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे कुछ स्टेट न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहला है महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन एंड व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर। किस लिए? चीफ मिनिस्टर मेडिकल असिस्टेंट फंड के लिए। ये वो हेल्पलाइन नंबर है बेसिकली जो पेशेंट्स हैं और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए बेसिकली इस नंबर की शुरुआत की गई है। इसके अलावा ऑन द ओकेजन ऑफ 5th एडिशन ऑफ मेडिकल एड मैनुअल एंड द बुक रोक टोक बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी बाला साहब ठाकरे वॉज लॉन्च्ड, इस बुक को भी लॉन्च किया गया है। अब बात करेंगे राजस्थान से। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। इन्होंने फ्री फूड पैकेट स्कीम को लॉन्च किया है इंडिपेंडेंस डे पे। क्या है ये फ्री फूड पैकेट स्कीम? इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम। ठीक है, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम, इसे लॉन्च किया गया है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा। हर एक पैकेट में 1 kg पल्सेस होंगी, शुगर होगा, सॉल्ट होगा, ईडिबल ऑयल होगा। इसके अलावा 100 ग्राम के चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर के, मतलब धनिया पाउडर के और मिर्ची के पैकेट्स इसमें होंगे। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का, राजस्थान की गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन है नो वन शुड स्लीप हंग्री इन द स्टेट। ठीक है, इस स्कीम के अंदर जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो भी फैमिलीज कवर होती हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फेयर प्राइस शॉप्स से। ठीक है, नेक्स्ट है गोवा गवर्नमेंट से। इन अ फर्स्ट इन इंडिया गोवा टू गिव फ्री IVF ट्रीटमेंट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ पे गोवा की गवर्नमेंट, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है,
इन्होंने कहा कि बिकॉज स्ट्रेस के कारण, ओबेसिटी के कारण और आज की जो यूथ की लाइफस्टाइल है, तो फर्टिलिटी रेट बहुत कम होता जा रहा है, मतलब जो फीमेल्स उनमें इनफर्टिलिटी बढ़ते जा रही है। तो ऐसे केसेस में जो आईवीएफ का खर्चा होता है नॉर्मली 1.5 से 2 लाख रुपए, तो हम आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री देंगे, और ऐसा करने वाला गोवा स्टेट पहला स्टेट बन जाएगा। ओके, इन अ फर्स्ट इन इंडिया गोवा टू गिव फ्री आईवीएफ ट्रीटमेंट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें यहाँ पर असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब आर्ट, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट एंड द इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन का यूज़ किया जाएगा। कहाँ पर? गोवा मेडिकल कॉलेज में। गोवा मेडिकल कॉलेज में आईवीएफ की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें मेडिसिन के ज़रिए या फिर सर्जरी के ज़रिए जो स्पर्म है उससे फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा एग का, और फर्टाइल एग को इम्प्लांट कर दिया जाएगा यूट्रस में। डन। नेक्स्ट है G20 फिल्म फेस्टिवल बिगिन इन न्यू दिल्ली। तो फिल्म फेस्टिवल, G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है नई दिल्ली में। ये फेस्टिवल जो है वो 3 सितंबर तक चलने वाला है, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। और इस फेस्टिवल की शुरुआत जो है वो सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली से शुरुआत होगी, ओपनिंग की जाएगी, और G20 कंट्रीज़ को इनवाइट किया जाएगा कि यार आप लोग भी आओ, हमारी कंट्री में भी मूवीज़ के स्कोप हैं, हमारी कंट्री के में भी सिनेमा के फील्ड में काफ़ी स्कोप है। ठीक है, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। इस G20 फिल्म फेस्टिवल को इनॉग्रेट किसने किया है? तो एक्टर विक्टर बनर्जी और अमिताभ कांत, जो कि G20 के शेरपा हैं, उनके द्वारा इस फेस्टिवल की शुरुआत न्यू दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्रूड ऑयल ट्रांजैक्शन इन लोकल करेंसी अंडरटेकन बिटवीन इंडिया एंड यूएई। हम सभी को ये बात तो पता है कि हम क्रूड ऑयल कहाँ से मंगाते हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज से हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वन ऑफ द हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का जो सोर्स है वो यूएई हमारा की पार्टनर है। यूएई हमारा की पार्टनर है जहाँ से हम ऑयल या गैसेस वगैरह को इंपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन अभी तक हम जो इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हमें डॉलर पे करना होता है, लेकिन यहाँ पर पहली बार इंडियन रुपी और यूएई दिरहम का यूज़ करते हुए ये ट्रांजैक्शन हुआ है। The first ever crude oil transaction under the newly implemented local currency settlement system took place between Abu Dhabi National Oil Company and Indian Oil Corporation Limited। इसमें इंडियन रुपी और यूएई दिरहम का यूज़ पहली बार ट्रांजैक्शन में किया गया है, और यूएई एक की पार्टनर है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। इस पूरे सेल में, इस पूरे ट्रांजैक्शन में 1 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल को हमने परचेज किया है। यूएई जो है वो 4th लार्जेस्ट सोर्स है क्रूड ऑयल का, एंड द 2nd लार्जेस्ट सोर्स है एलपीजी और एलएनजी का। इसके अलावा ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी दिखाई दे रहे हैं, और ये अगले जो पर्सन है इनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहान। ये यूएई के प्रेसिडेंट और रूलर हैं अबू धाबी के। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम रेमिटेंस के बारे में। तो रेमिटेंस क्या होता है? तो जो इंडियंस फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, अबॉर्ड में रहते हैं, और वो भारत में रहने वाले अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जो पैसा भेजते हैं, उसे हम रेमिटेंस कहते हैं। रेमिटेंस आर फंड्स सेंड बाय द माइग्रेंट्स टू देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स इन देयर होम कंट्री। इसको हम क्या बोलते हैं? रेमिटेंस बोलते हैं। यहाँ पे इंडिया का स्टेटस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बताया गया है कि भारत में 26% इंक्रीमेंट हुआ है रेमिटेंस में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, भारतीयों ने भारत में पैसा भेजा है। और फाइनेंशियल ईयर 23 में जो भारत को रेमिटेंस मिला है वो अप्रॉक्सीमेटली $112 बिलियन का है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में $89 बिलियन का था। इसका ये मतलब है कि कोविड पैंडमिक के बाद भी, क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस चलने के बावजूद भी बहुत सारे इंडियन हैं जो विदेशों में या अलग अलग कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, मतलब ग्लोबली भारत के प्रोफेशनल्स अलग अलग देशों में बटे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। क्लियर है? आगे क्या बताया गया इसमें? भारत के स्टेटस के बारे में बताया गया कि इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली लीडिंग ग्लोबल रेसिपेंट है किसका? रेमिटेंस का, सेवरल ईयर्स से। हालांकि एफडीआई जो इनफ्लो है हमारी कंट्री में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ कमी आई है।
फाइनेंशियल 22 में भारत में जो एफडीआई आया था वो $85 बिलियन का था। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस साल जो भारत में एफडीआई का इन्फ्लो देखा गया है वो $71 बिलियन का है। एफडीआई में भले ही कमी आई है लेकिन रेमिटेंस हमारी कंट्री का 26% इंक्रीज हुआ है। अगर हम 5 रेसिपेंट कंट्री देखें फॉर रेमिटेंस तो उसमें इंडिया का नाम है, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस और पाकिस्तान। ये वो कंट्री हैं जिनमें रेमिटेंस सबसे ज़्यादा मिलता है। और ये रेमिटेंस किन कंट्री से सबसे ज़्यादा भारत को रिसीव होता है, मतलब ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे भारतीय सबसे अधिक मात्रा में काम कर रहे हैं, तो वो है यूएसए, यूएई, यूके, सिंगापुर एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में। अगेन हम डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी वाले हैं या किसी स्टेट के पीएससी को दे रहे हैं और मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो आज ये 2-3 मिनट आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर आपको ये कर्नाटका दिखाई दे रहा है, ये तमिलनाडु दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये जो नदी बह रही है इस नदी का नाम है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर पे आपको तमिलनाडु पे एक डैम भी दिखाई दे रहा है जो कि एक इंपॉर्टेंट डैम है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो है मैट्टूर डैम। मैट्टूर डैम तमिलनाडु में कावेरी नदी पे सिचुएटेड है। लोकेशन देख लिया आपने। आप देख रहे हैं कि ये जो नदी है ये कर्नाटका से बहती हुई तमिलनाडु में आ रही, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पानी का डिस्प्यूट तो होता होगा। तो बिल्कुल ये बहुत पुराना वाटर डिस्प्यूट है। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी रिसेंटली कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने अनाउंस किया है कि हम 10,000 मिलियन क्यूबिक फीट मतलब 10 टीएमसी पानी जो है वो कावेरी रिवर से रिलीज करेंगे और तमिलनाडु को देने वाले हैं। कर्नाटका अनाउंस दैट द स्टेट विल रिलीज 10,000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ कावेरी वाटर टू द तमिलनाडु। ऐसा कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने हमें बताया है। ठीक है, इन्होंने कहा हम ज़्यादा पानी नहीं दे पाएंगे क्योंकि कर्नाटका के जो फार्मर्स हैं उनके पास भी सिचुएशन वर्स्ट है और वो भी वाटर शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये बोला गया। हुआ क्या था, कहानी इतनी सिंपल नहीं है, इसके लिए तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। हम वो पूरी कहानी को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं और ब्रीफ में ही हम समझाएंगे। सबसे पहले ये डिस्प्यूट कहाँ से शुरू होता है वो हम देखेंगे। तो आपने अभी कावेरी रिवर की लोकेशन तो देखी, कर्नाटका से फ्लो होते हुए वो तमिलनाडु में जाके फिर बे ऑफ बंगाल में जाके अपने पानी को छोड़ रही है। ठीक है, तमिलनाडु जो है वो 602 टीएमसी, टीएमसी का मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट हम बात कर रहे हैं, 602 टीएमसी टोटल यील्ड ऑफ द रिवर यूज कर रहा है अवेलेबल वाटर पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, जिसका रिजल्ट ये था कि 138 टीएमसी वाटर अवेलेबल था कर्नाटका के लिए। लेकिन 1924 में तमिलनाडु ने क्या बिल्ड किया, मैट्टूर डैम। तो एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि मैट्टूर डैम कब बनाया गया, तो 1924 में मैट्टूर डैम को बनाया गया था अक्रॉस द कावेरी रिवर। ठीक है, इसके अलावा एक एग्रीमेंट साइन हुआ पानी के बंटवारे को लेके बिटवीन द कर्नाटका एंड द तमिलनाडु, और ये जो एग्रीमेंट था वो 50 ईयर्स तक वैलिड रहना था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कर्नाटका में भी और तमिलनाडु में भी एग्रीकल्चर लैंड बढ़ता चला गया। एग्रीकल्चर लैंड बढ़ने से वाटर की शॉर्टेज होने लगी और ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट भी होने लगी। अकॉर्डिंग टू द तमिलनाडु के पास 16 लाख एकड़ ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, और कर्नाटका के पास जो है वो 10 लाख एकड़ ज़मीन है, एग्रीकल्चर ज़मीन है। ठीक है, तो दोनों वेट कर रहे थे और जल्दी से जल्दी एग्रीमेंट खत्म हो, तो 50 ईयर का जो अकॉर्ड था वो 1974 में लैप्स हो गया इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे कर्नाटका ने क्लेम किया दैट एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टेड इट्स एबिलिटी टू डेवलप फार्मिंग एक्टिविटी अलोंग द कावेरी बेसन। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड पानी है और लिमिटेड ही हम कावेरी रिवर के बेसन को यूज़ कर पा रहे हैं, जो कि हमारी फार्मर्स की एक्टिविटी को भी रेगुलेट कर रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक्सपांशन हो। ठीक है, और एक्सपांशन करने के लिए कावेरी रिवर बेसिन पे, कावेरी नदी पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया और यहाँ से ये डिस्प्यूट शुरू हो गया। ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है ये बेसिकली तमिलनाडु, कर्नाटका, पौंडीचेरी और केरला के बीच में फैला हुआ है। इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बेसिकली एक ट्रिब्यूनल बनाया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट की डिमांड पे। यूनियन गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल बनाया जिसका नाम है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इन 1990। 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को बनाया गया। ठीक है, और इन्होंने 2007 तक इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन दोनों एग्री नहीं हुए। क्यों नहीं एग्री हुए, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर क्या थे। ट्रिब्यूनल ने कहा कि टोटल जो कावेरी रिवर है 802 किलोमीटर का जो पानी का एरिया है बेसिकली कावेरी बेसिन में 740 टीएमसी नॉर्मल ईयर में पानी होता है।
अभी जो 740,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर है, इसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, तो 419 टीएमसी वाटर जो है वो तमिलनाडु को दिया जाएगा, 270 टीएमसी वाटर कर्नाटका को दिया जाएगा, 30 टीएमसी केरला को और 7 टीएमसी पुडुचेरी को दिया जाएगा। और रिमेनिंग जो 14 टीएमसी वाटर है उसको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व किया जाएगा। ये बात यहाँ पे बोली गई, लेकिन कर्नाटका इससे एग्री नहीं हुआ। कर्नाटका ने कहा नहीं, हमको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, हमको थोड़ा और पानी चाहिए, हमारा एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ रहा है। जिसके बाद कर्नाटका और तमिलनाडु पहुंच गए कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद मामला कहाँ पहुंच गया, क्योंकि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर तो माने नहीं, क्योंकि कर्नाटका क्लेम कर रहा था कि उसको 312 टीएमसी वाटर चाहिए, ना कि 270 टीएमसी वाटर। इसलिए यहाँ पे पूरा मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अपने पूरे वर्डिक्ट को रिजर्व रखा, लेकिन बाद में अपना वर्डिक्ट दिया। क्या वर्डिक्ट दिया, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो कावेरी रिवर है वो एक नेशनल असेट है, किसी एक स्टेट की कोई टेरिटरी नहीं है वो, कि हम पानी यूज़ करेंगे तुम नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि हाँ, हम तमिलनाडु का जो एरिया है या तमिलनाडु को जो पानी मिल रहा है उसको थोड़ा सा कम करते हैं और कर्नाटका के पानी के रीजन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो अभी जो कर्नाटका को पानी मिलता है वो 284 टीएमसी है, जबकि तमिलनाडु को जो पानी मिलेगा वो 404 टीएमसी मिलेगा। केरला को 30 टीएमसी और पौंडीचेरी को 7 टीएमसी वाटर दिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमीडिएट या डायरेक्टली अभी के अभी एक कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड को बनाया जाए, और कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बेसिकली ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया था उसको इम्प्लीमेंट करने और उनके जो ऑर्डर है उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी, और ये जो बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर काम करेगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली हुआ क्या, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग दिल्ली में रिसेंटली हुई, तो वहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है इस मीटिंग के बाद पहुँच गई सुप्रीम कोर्ट। क्यों, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा कि मतलब जो बचा हुआ लगभग पानी था उसमें कटौती करने की बात की कि हम इतना पानी अभी नहीं भेज पाएंगे, हम कम पानी भेजेंगे। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं यार, सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कहा है कि हमें इतना पानी चाहिए और आपको इतना पानी रिलीज़ करना पड़ेगा। इसलिए तमिलनाडु कहाँ पहुँच गया, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँच गया। और इस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जब पहुँचा तो यहाँ पे कर्नाटका ने कहा था कि 8 टीएमसी वाटर हम देंगे, लेकिन अब उसको बढ़ा के 10 टीएमसी वाटर देना पड़ रहा है। मतलब ये कटौती करना, बचाने की कोशिश कर रहा था 2 टीएमसी वाटर कर्नाटका गवर्नमेंट। ओके, तो इसलिए पूरा हाईलाइट हो गया मुद्दा, हमने डिस्कस कर लिया। चलो अगली बात करते हैं। इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल टू बी लॉन्च ऑन द 18th of August। 18 अगस्त को एक लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर जिसका नाम है प्रबल, इसको लॉन्च किया जाएगा। अभी तक नॉर्मली हमारी कंट्री में जो रिवॉल्वर यूज़ होती हैं उनका जो रेंज है, फायरिंग रेंज है, वो 20 मीटर की है। लेकिन ये जो प्रबल है ना, जो को 18 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा, इसकी फायरिंग रेंज 50 मीटर की होगी। 50 मीटर की ये रिवॉल्वर की फायरिंग रेंज होगी। इस रिवॉल्वर को किसने मैन्युफैक्चर किया है, तो इस रिवॉल्वर को मैन्युफैक्चर करने का काम कानपुर बेस्ड स्टेट ओन इंटरप्राइजेज एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया ने तैयार किया है। इसकी फायरिंग रेंज 50 मीटर की है। ठीक है, नॉर्मल जो रिवॉल्वर होती हैं उससे 2 गुना ज़्यादा इसकी रेंज है। इसके अलावा ये बहुत लाइट वेट है, इसका वेट लगभग 700 ग्राम्स का है। बैरल की लेंथ जो है वो 76 mm की है, और पूरी जो रिवॉल्वर की अगर हम लेंथ देखते हैं तो 177 mm की आपको ये रिवॉल्वर देखने को मिलेगी। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इसका ट्रिगर है। लाइट वेट होने के कारण जो वीमेंस हैं, महिलाएं हैं, वो भी अपने हैंड बैग में इसको कैरी कर सकती हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो इस तरीके से इस रिवॉल्वर को तैयार किया है। लाइट वेट, छोटी सी साइज़ में है, रेंज भी बहुत ज़्यादा है, जिसका नाम है प्रबल। इसको 18 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। डन। लास्ट न्यूज़ आज की हम देखने वाले हैं मैत्री के सेक्रेटरी हैं AK शर्मा। इन्होंने लॉन्च किया है ग्रेफीन अरोरा प्रोग्राम। तो आप लोगों को आई होप ग्रेफीन के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। इस तरीके से दिखाई देता है ग्रेफीन। ग्रेफीन एक सिंगल लेयर कार्बन का एलोटोप है। कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफीन। क्लियर है? जैसे कि डायमंड होता है, C60 होता है, ग्रेफाइट होता है, वैसे ग्रेफीन भी है। अब यहाँ पे लगातार अगर हम देखें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, अलग अलग फील्ड में ग्रेफीन का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में होने लगा है। तो ग्रेफीन की फील्ड में इंजीनियरिंग करने के लिए, R&D करने के लिए अब कुछ इनिशिएटिव तो लेने ही पड़ेंगे। इसलिए ग्रेफीन अरोरा प्रोग्राम को लॉन्च किया है बाय द मैत्री सेक्रेटरी
AK शर्मा। कहाँ पर? कोच्चि केरला में। यहाँ पे कोच्चि केरला में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसके लिए बजट रखा जाएगा 94.85 करोड़ रुपीस। ठीक है। इंडिया ग्रेफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर सेटअप किया जाएगा जो कि ग्रेफीन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को और इन्हांस करने का काम करेगा। बेसिकली ये जो इंडिया ग्रेफीन इंजीनियरिंग और इनोवेशन सेंटर है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी जो कि कमर्शलाइजेशन, स्टार्टअप और सपोर्ट करने का काम करेगी जो भी स्टार्टअप ग्रेफीन से जुड़े हुए हैं। डन। अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहला न्यूज़ है, हम बात करने वाले हैं कैनेडियन ओपन के बारे में। तो फॉर द फर्स्ट टाइम कैनेडियन ओपन का टाइटल अपने नाम किया है जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर ने कैनेडियन ओपन का टाइटल जीता है, ये इनका फर्स्ट टाइटल है। नेक्स्ट है IAS ऑफिसर है आशुतोष अग्निहोत्री। इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है कुछ अधूरे शब्द। तो कुछ अधूरे शब्द किसकी बुक है? आशुतोष अग्निहोत्री की बुक है। नेक्स्ट है पेपल। पेपल ने अपॉइंट किया है एलेक्स क्रिस को एज अ CEO और ये रिप्लेस करेंगे डैन सुलेमन को। डन। चलो अब बात करेंगे MCQ के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किस ट्रेवल कंपनी के साथ MOA साइन किया है 600+ डेस्टिनेशन को टाई करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा मेक माई ट्रिप, ऑप्शन डी। ग्रेफीन अरोरा प्रोग्राम जो कि केरला कोच्चि में लॉन्च किया गया है, पूछा जा रहा है कि मेक्री के सेक्रेटरी कौन है? अभी मैंने बताया AK शर्मा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है फॉर स्किल्ड वर्कर लाइक बार्बर, गोल्ड स्मिथ एंड वॉशरमैन? आंसर हो जाएगा विश्वकर्मा स्कीम जो कि 17 सितंबर को लॉन्च की जानी है विश्वकर्मा जयंती के दिन। नेक्स्ट है, LIC के MD किसे बनाया गया है? तो R दोराईस्वामी को बनाया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट कैनेडियन ओपन टाइटल किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर ने, ऑप्शन डी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसे दिया गया है? 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जम्मू, संबा, श्रीनगर एंड कुपवाड़ा। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें कल के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।